हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे पार्ट घटना चक्र का पार्ट 289 यानी 279। ठीक है, तो जरा ध्यान दे दोस्तों। हमारा प्रश्न है विविध विषयों से संबंधित अगला प्रश्न, जरा गौर करें। और ये घटना चक्र का अंतिम वीडियो भी है। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन बी, मृच्छकटिकम में। किसमें? मृच्छकटिकम में कुटनियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करना जरा। कुटनी वैश्याओं को, किसको? कुटनी वैश्याओं को काम शास्त्र की शिक्षा देने वाली वृद्धा होती है। ठीक है, कुटनी कौन होती है? वैश्याओं को काम शास्त्र की शिक्षा देने वाली वृद्ध महिला होती है। वैश्या संस्था, ध्यान दें, वैश्या संस्था के अनिवार्य अंग के रूप में इसका अस्तित्व पहली बार 5वीं शती ईस्वी के आसपास ही देखने में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, वैश्या संस्था, वैश्याओं की भी एक संस्था होती है दोस्तों। ठीक है, गलत मत समझना, जो लिखा है किताब में वही पढ़ रही हूं। ठीक है, वैश्या संस्था के अनिवार्य अंग के रूप में इसका अस्तित्व पहली बार 5वीं शती ईस्वी के आसपास ही देखने में आता है। इससे अनुमान होता है कि इसका आविर्भाव गुप्त साम्राज्य के वैभवशाली और भोग विलास के युग में हुआ था। यानी ये जो वैश्यावृत्ति का युग चला था दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई? गुप्त साम्राज्य के वैभवशाली और भोग विलास के युग में। ठीक, मृच्छकटिकम एक नाटक है। ठीक है, और यह इस बात का प्रमाण है। इसमें 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। और इसके रचनाकार कौन है? महाराज शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, जिसमें 10 अंक हैं। और मृच्छकटिकम एक नाटक है जो इस बात का प्रमाण है कि वैश्य संस्था, ठीक है, वैश्य संस्था के अनिवार्य अंग के रूप में कुटनी का जो आविर्भाव हुआ, ठीक है, यह गुप्त साम्राज्य के वैभवशाली और भोग विलास के युग में हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे जरा दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। कश्मीर नरेश जयापीड़ के प्रधानमंत्री दामोदर गुप्त ने, तो कश्मीर के एक राजा थे जयापीड़, जिनके प्रधानमंत्री थे दामोदर गुप्त। इन्होंने कुटनीमतम नामक काव्य की रचना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखें, कुटनीमतम नामक काव्य की रचना करने वाले कौन थे? दामोदर गुप्त, जो कि कश्मीर के राजा जयापीड़ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यह काव्य अपनी मधुरिमा, शब्द सौष्ठव तथा अर्थ गांभीर्य के निमित्त आलोचना जगत में पर्याप्त विख्यात है। ठीक है, तो ध्यान रखें, मधुरिमा, शब्द सौष्ठव तथा अर्थ गांभीर्य के निमित्त आलोचना जगत में पर्याप्त विख्यात है। परंतु कवि का वास्तविक अभिप्राय सज्जनों को कुटनी के हथकंडों से बचाना है। ठीक है, परंतु कवि का वास्तविक अभिप्राय सज्जनों को कुटनी के हथकंडों से बचाना है। ठीक, इसी उद्देश्य से ध्यान से सुने, कवि का क्या अभिप्राय है? तो सज्जनों की कुटनी के हथकंडों से, यानी कि सज्जन व्यक्ति जो हैं वो किसी भी प्रकार से कुटनी के चंगुल में ना फंस सके, यानी उसके वश में ना जाएं। ठीक है, जिससे वह वैश्यावृत्ति की ओर या मतलब अग्रसर हो। ठीक है, समझे जरा बात को आप। ठीक, तो देखते हैं अगला बिंदु। ध्यान दें,
इसी उद्देश्य से कश्मीर के प्रसिद्ध कवि आचार्य क्षेमेंद्र ने एकादश, आचार्य क्षेमेंद्र ने भी एकादश शतक में, किसमें, एकादश शतक में समय मातृका तथा देशोपदेश नामक काव्यों का प्रणयन किया था। ठीक है, तो दो काव्य हैं, समय मातृका और देशोपदेश। ये किसके हैं? तो कश्मीर के प्रसिद्ध कवि आचार्य क्षेमेंद्र के काव्य हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। और साथ ही साथ एकादश शतक, ये भी आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है। इसमें भी यही उद्देश्य रखा गया कि किसी भी प्रकार से सज्जनों को कुटनी के हथकंडों से बचाया जाए। ठीक, इन दोनों काव्य में अच्छा, एक बार फिर से सुने दोस्तों, ये थोड़ा सा मैंने गलत बताया, ध्यान दे। इसी उद्देश्य से कश्मीर के प्रसिद्ध कवि क्षेमेंद्र ने भी एकादश शतक एक रचना है जिसके अंतर्गत समय मातृका तथा देशोपदेश नामक काव्य का प्रणयन किया था। ठीक है, तो एकादश शतक एक रचना है जिसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों समय मातृका और देशोपदेश। ठीक है, ध्यान रखें। इन दोनों काव्यों में कुट्टिनी के रूप में गुण तथा कार्य का विस्तृत विवरण है। इन दोनों काव्यों में कुट्टिनी के रूप, गुण और कार्य का विस्तृत विवरण है। ध्यान रखेंगे। ध्यान दें दोस्तों अगले बिंदु पर। आचार्य क्षेमेंद्र ने कुट्टिनी की तुलना अनेक हिंसक जंतुओं से की है। जिस प्रकार अनेक हिंसक जंतु होते हैं, कुछ उसी स्वभाव की होती है कुट्टिनी। ठीक है, कुट्टिनी वह खून पीने तथा मांस खाने वाली व्याघ्री होती है। यानी खून पीने और मांस खाने वाली व्याघ्री होती है जिसके न रहने पर कामुक जन गीदड़ों के समान उछल कूद मचाया करते हैं। ठीक है, जिसके ना रहने पर जो कामुक व्यक्ति होते हैं वो गीदड़ों के समान उछल कूद मचाया करते हैं। तो ये किसने कहा? ये कहा आचार्य क्षेमेंद्र ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो कुट्टिनी से क्या अभिप्राय है? कुट्टिनी से अभिप्राय है वैश्याओं को कामशास्त्र की शिक्षा देने वाली वृद्धा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुट्टिनी कहलाती है। ठीक है, और इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो कुट्टिनियों का वर्णन किया गया है ऑप्शन बी, मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों मृच्छकटिकम। तो ध्यान रहे, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, महाराज शूद्रक की। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें दोस्तों। क्या है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य? कश्मीर नरेश जयापीड़ के प्रधानमंत्री दामोदर गुप्त ने कुट्टनीमतम नामक काव्य की रचना की थी। किसकी? एक बार फिर से सुने। कश्मीर के राजा जयापीड़ के प्रधानमंत्री दामोदर गुप्त ने कुट्टनीमतम, ये नाम याद रखें, कुट्टनीमतम नामक काव्य की रचना की थी। यह काव्य अपनी मधुरिमा, शब्द सौष्ठव तथा अर्थ गांभीर्य के निमित्त आलोचना जगत में पर्याप्त विख्यात है। ठीक है, किसमें, किसके कारण विख्यात है? मधुरिमा। अच्छा, ये पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया है। ठीक है, सॉरी, ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो अब अभी हम इस प्रश्न को यहीं छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, गौर करें, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं ऑप्शन सी, चंपू काव्य। क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं दोस्तों गद्य पद्य मिश्रित काव्य को, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। सहेव गम्यति प्रोज्यति गद्य पद्य इति चंपू। क्या है? सहेव गम्यति
प्रयोज्यति गद्ये पद्ये इति चंपू। अर्थात जिस रचना में गद्य और पद्य का समान भाव से तथा सहयोग पूर्वक प्रयोग किया जाता है उसे चंपू कहते हैं। किसे कहते हैं? चंपू। तो ध्यान दे दोस्तों, जिस रचना में गद्य और पद्य का समान भाव से तथा सहयोग पूर्वक प्रयोग किया जाता है उसे चंपू कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में चंपू को इस प्रकार परिभाषित किया है। क्या परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने? तो ध्यान दें, आचार्य विश्वनाथ ने कहा, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू रीत्यभिचीयते। अर्थात गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? तो ध्यान रहे, आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में। ठीक है, एक बार फिर से सुने, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिचीयते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है अग्नि पुराण रचना में भी चंपू का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो अग्नि पुराण में भी चंपू का प्रयोग मिलता है। चंपू परंपरा का आरंभ में हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। किसमें? तो चंपू परंपरा जो हमें मिलती है वह कहाँ से मिलती है? शुरुआत में तो अथर्ववेद में मिलती है। ठीक है, तो उसमें गद्य और पद्य का मिश्रित रूप से, किसमें? गद्य और पद्य का मिश्रित रूप से प्रयोग मिलता है। ठीक, चंपू का सर्वप्रथम पारिभाषिक विश्लेषण आचार्य दंडी के, किसके? आचार्य दंडी की रचना काव्यदर्श में प्राप्त होता है। किसमें? आचार्य दंडी की रचना काव्यदर्श में। ठीक, तो ध्यान दें, गौर करें, अब तक उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नल चंपू, ध्यान दें, नल चंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट ही सर्वप्रथम काव्य में इस पद्धति के प्रवर्तक हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। ठीक, तो ध्यान रखें, नल चंपू के रचयिता, ठीक, जो अभी तक हमें उपलब्ध मिला है, साहित्य मिला है, यानी जो साहित्य उपलब्ध है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नल चंपू के रचयिता कौन है? त्रिविक्रम भट्ट। नाम याद रखें, त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, और यही सबसे पहले काव्य में इस पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो चंपू पद्धति के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखें, त्रिविक्रम भट्ट नाम याद रखें दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आ सकता है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि आपको चंपू काव्य के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखें, ये वो चंपू नहीं है जो आप अपनी आम जिंदगी में लोगों को कहते हैं कि क्या चंपू जैसे लग रहे हो, वो चंपू नहीं है, ये चंपू काव्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तो अब से किसी को चंपू कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन डी, विषादांत क्या है? विषादांत अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता, जबकि कार्य, पताका और प्रकृति ये तीनों की तीनों किस में आते हैं? अर्थ प्रकृति में आते हैं, जबकि विषादांत नहीं आता। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखें। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। कथानक की एक अवस्था से, फिर से सुने, कथानक की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के विकास का पता उसकी कुछ प्रमुख घटनाओं से चलता है। किससे? उसकी कुछ प्रमुख घटनाओं से पता चलता है, जिन्हें अर्थ प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ प्रकृति।
ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ केंद्र में कौन है? कथानक। तो कथानक की अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था का जब विकास होता है तो इस विकास का पता उसकी कुछ प्रमुख घटनाओं से चलता है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अर्थ प्रकृति कहते हैं। ठीक, कथा वस्तु की, ध्यान देना, कथा वस्तु की अवस्थाओं के अनुसार, किसके अनुसार? अवस्थाओं के अनुसार इसकी संख्या 5 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 5 मानी जाती है। ठीक, कौन कौन सी? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये 5 है संख्या किसकी? तो ये है कथा वस्तु की अवस्थाओं की 5 संख्या। ठीक है, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक, प्रत्येक अवस्था और अर्थ प्रकृति में मेल कराने का कार्य संधियों द्वारा संपन्न होता है। यानी जब हम हर अवस्था को एक अवस्था को दूसरी के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, और अर्थ प्रकृति को जोड़ते हैं, अवस्था और अर्थ प्रकृति को जोड़ते हैं, तो उनकी कार्य संधियों द्वारा यह संपन्न होता है, जिनकी संख्या भी 5 मानी गई है। कितनी मानी गई है? जिनकी संख्या भी 5 मानी गई है। ठीक है, कौन कौन सी? तो ध्यान दें, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन या उपसंहार। ठीक है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन या उपसंहार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सही। निम्नलिखित तालिका द्वारा, किसके द्वारा? निम्नलिखित तालिका द्वारा अर्थ प्रकृति, अवस्था एवं संधियों के पारस्परिक संबंध को अधिक स्पष्टता पूर्वक ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दें, यहाँ एक तालिका दी गई है जिसके द्वारा अर्थ प्रकृति, अवस्था और संधियों के जो पारस्परिक संबंध है उनको अधिक स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। तो जरा देखेंगे तालिका, गौर करेंगे दोस्तों। यहाँ तालिका में देखें, सबसे पहले है अर्थ प्रकृति, फिर है अवस्था, फिर है संधि। ठीक है, तो अर्थ प्रकृति कौन सी होती है? 5 होती हैं। एक होती है बीज, फिर बिंदु, फिर पताका, फिर प्रक्रिया और फिर कार्य। ठीक है, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, याद रखें, अर्थ प्रकृति है। अब बात करते हैं अवस्था की। तो अवस्था यानी अर्थ प्रकृति अगर बीज होगी तो उसकी अवस्था कैसी होगी? प्रारंभ। ठीक है, और संधि कैसी होगी? मुख। ठीक है, तो अवस्थाएं देखें, अवस्थाएं होती हैं सबसे पहले प्रारंभ, फिर प्रयत्न, फिर प्रत्याशा, फिर नियताप्ति, फिर फलागम। ठीक है, तो किसी कथा वस्तु की अवस्था सबसे पहले कैसी होती है? प्रारंभ होता है उसका, फिर प्रयत्न होता है, यानी बीज, बिंदु, ठीक है, प्रयत्न, फिर प्रत्याशा जिसका संबंध पताका से होता है, फिर नियताप्ति में प्रक्रिया से संबंध होता है, फिर है फलागम जैसा कार्य होगा वैसा ही फल होगा। ठीक है, तो ये अवस्था है, यानी प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। ठीक, फिर है दोस्तों संधि। अब संधि यानी संधि का इस्तेमाल कब करते हैं? जब अर्थ प्रकृति और अवस्था को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कार्य किसके द्वारा होता है? जब बीज को प्रारंभ से जोड़ेंगे, ठीक, तो किसके द्वारा? मुख के द्वारा। ठीक, बिंदु को प्रयत्न से जोड़ेंगे, किसके द्वारा? प्रतिमुख के द्वारा। फिर पताका को प्रत्याशा से जोड़ेंगे, किसके द्वारा? गर्भ के द्वारा। ठीक, फिर प्रक्रिया को नियताप्ति से जोड़ेंगे, किसके द्वारा? विमर्श के द्वारा, यानी अवमर्श। ठीक, फिर कार्य को फलागम से जोड़ेंगे, किसके द्वारा? निर्वहन या उपसंहार के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो कथा वस्तु के अंतर्गत 3 बातें होती हैं, अर्थ प्रकृति, अवस्था और संधि। ठीक है, तो ये मेरी सलाह से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद
आप इसे तसल्ली से पढ़ें, ठीक है। पढ़ने के बाद अगर याद हो सके तो जरूर याद कर लेना, एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है, ठीक है। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, आजकल नेट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? तो ऑप्शन सी 5 अर्थ प्रकृतियां मानी गई हैं नाटक में, ठीक है। नाटक की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, संख्या याद रखें 5, ठीक है। नाटक में अर्थ प्रकृतियां मानी गई हैं। तो दोस्तों ये हमारा घटना चक्र का अंतिम वीडियो नहीं है, एक वीडियो और बनाऊंगी मैं, ठीक है। अगर मैं कंटेंट को इसमें ऐड करती हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि एक अलग से वीडियो और बना दूँ, ठीक। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।